लोकसभा चुनावों के नतीजे जो आए प्रदेश में खासतौर पर एकदम से कांग्रेस को एक बूस्टअप मिला है प्रदेश में, तो इस नतीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं या इससे बेहतर की उम्मीद थी? वो साफ संकेत दिया है लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, कि ये मौजूदा सरकार से विमुख है और वो भविष्य में कांग्रेस की सरकार ही देख रहे हैं। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो बड़ा है, जो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं प्रदेश कांग्रेस की स्थिति जो है वो पहले से खराब हुई। कहाँ परसेंटेज उनका तो घटा है। 2019 के चुनाव में हमारे को तो मिली थी 28% वोट और इनको मिली थी कोई 58% वोट। अब वो तो घट के आ गए 46 पे। क्या प्रमुख मुद्दे आपको लग सकते हैं? 9.5-10 साल के बाद आज किस चीज में नंबर 1 बन गया हरियाणा? बेरोजगारी में। कि हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश डिक्लेयर किया गया है। कानून व्यवस्था ठगी, खेल और खिलाड़ियों में जो हालात देख रहे हैं आपको है ही। किसान को इन्होंने कहा 2022 तक हम आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो कहाँ दुगनी हुई है किसान की, लागत दुगनी से ज्यादा होगी। क्या लगता है कि किसानों का मूड जो है या किसानों का गुस्सा जो है, क्या ये प्रदेश बीजेपी पर भारी पड़ सकता है विधानसभा चुनाव? किसान परेशान है। चाहे किसान हरियाणा का हो, चाहे किसान पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो, उनकी एक मांग है कि एमएसपी की गारंटी जो है वो कानूनी उसकी शक्ल दी जाए। तो क्या आपको इस बार विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि इस बार बीजेपी का सफाया होने वाला है? प्रदेश कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है। प्रदेश कांग्रेस में परिवारवाद का आरोप लगा रही है, इस पर क्या कहना है आप? अब मतलब मेरा दादा पॉलिटिक्स में था, मेरे पिताजी थे, तो मैंने अगर मेरी काबिलियत होगी तो मैं करूँगा, जो काबिल होगा वो आगे जाएगा। ईर्ष्या की बातें हैं। नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। पहले लोकसभा चुनाव गए और लोकसभा चुनावों के जाते ही विधानसभा चुनावों का दौर और उसकी तैयारियां जो हैं, राजनीतिक गहमा गहमी जो है वो हरियाणा में दिखने लगी है। प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और कहीं न कहीं इस नतीजों का नतीजा ये है कि प्रदेश कांग्रेस उत्साहित दिख रही है। तो ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से बीजेपी सरकार को ऐसे कौन सी चीजें हैं जिस पर घेरने की उनकी तैयारी है? इन तमाम सवालों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनका स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक तो लोकसभा चुनावों से ही सवाल पहला बनता है कि लोकसभा चुनावों के नतीजे जो आए प्रदेश में खासतौर पर एकदम से कांग्रेस को एक बूस्टअप मिला है प्रदेश में, तो इस नतीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं या इससे बेहतर की उम्मीद थी? देखिए, जो लोकसभा के नतीजे आए हैं जी, वो साफ संकेत दिया है लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, कि ये मौजूदा सरकार से विमुख है और वो भविष्य में कांग्रेस की सरकार ही देख रहे हैं। 36 बिरादरी एक मन बना चुकी है आने वाली जो सरकार हरियाणा में कांग्रेस की। अच्छा, लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं, प्रदेश की बीजेपी सरकार की, तो वो तो कह रहे हैं कि बल्कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो बड़ा है, जो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं प्रदेश कांग्रेस की स्थिति जो है वो पहले से खराब हुई है। कहाँ परसेंटेज उनका तो घटा है। 2019 के चुनाव में हमारे को तो मिली थी 28% वोट और इनको मिली थी कोई 58% वोट। अब वो तो घट के आ गए 46 पे। तो उनका कॉन्फिडेंस, हम 28 से पहुंच गए 47.662। बताओ, 20% का तकरीबन इजाफा हुआ हमारे वोटों में और उनमें उनके 12% घटा है। जी। और सारे पार्लियामेंट क्षेत्रों के आप पिछली वोट दिखा लो, इनका हर पार्लियामेंट क्षेत्र में वोट घटा है और कांग्रेस का बढ़ा है। इसी प्रकार से 90 के 90 हलकों में कांग्रेस इसका बीजेपी का वोट घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। अच्छा, तो प्रत्यक्ष प्रमाणिक क्या जुड़े तो आंकड़े हैं। क्या वजह रही जिस वजह से एकदम से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को कह सकते हैं कि एक शिकस्त मिली है, एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है? क्या प्रमुख मुद्दे आपको लग सकते हैं इसमें? क्योंकि ये मौजूदा जो हरियाणा में सरकार है, पहले 5 साल बीजेपी की थी और अब ये 4.5 साल से गठबंधन की सरकार थी। ये नॉन परफॉर्मिंग विफल सरकार है और सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में
प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, हम्म कानून व्यवस्था में, हम्म खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। जी आज 9.5-10 साल के बाद आज किस चीज में नंबर 1 बन गया हरियाणा? बेरोजगारी में। आज जो है सबसे, ये मेरे आंकड़े नहीं है, केंद्र के आंकड़े हैं कि हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश डिक्लेयर किया गया है। जी कानून व्यवस्था ठगी, खेल और खिलाड़ियों के जो हालात देख रहे हो आप वो है ही। हमारी बेटियां जो दुनिया में जहाँ नाम कमाए उन्होंने, उन और जंतर मंतर में उनके साथ क्या हुआ, उनको आज तक न्याय तो नहीं मिला। मतलब इसका न्याय मतलब ये नहीं हो मिला। कि कहीं ना कहीं उन चीजों का असर देखने को बिल्कुल, किसान को इन्होंने कहा 2022 तक हम आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो कहाँ दुगनी हुई है किसान की, लागत दुगनी से ज्यादा हो गई। 2014 में क्या भाव डीजल का था, क्या भाव खाद का था, क्या कीटनाशक दवाइयों का था, ये आपके सामने है सारी बातें। इसी प्रकार से गरीब आदमी के 100 गज के प्लॉट थे, 4 लाख के करीब हमने दिए गांव में डेवलप करके प्लॉट, और 3 लाख और तकरीबन अंकित कर दिए थे जो देने थे हमने, वो आते ही इन्होंने स्कीम बंद कर दी। इसी तरह जब शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट तो बेहतर स्कीम अगर बच्चों थी सर, बच्चों जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर स्कीम्स अच्छी थी तो उनको बंद क्यों किया गया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी तरफ से वो क्योंकि कोई सरकार ने जनहित का कोई फैसला ही नहीं किया, फैसला ही नहीं किया। गरीब आदमी अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कह रहे हम 15,000 प्लॉट देंगे 30-30 गज के, सरपंचों 1 के लाख लिए भी रुपए। सर बड़ा फैसला है। सरपंचों पहले तो चुनाव लेट कराए, और क्या छोटी सरकार जब आया तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ, यहाँ लाठीचार्ज हुआ उन पे। अब देख रहा चुनाव के नजदीक तो कह रहे ये इतने की हो गई। तो सब समझते हैं अच्छा ये सिर्फ चुनाव के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं, समझ चुके हैं इनको। अच्छा सर, आपने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान आपने कुछ एक कह सकते हैं ऐलान भी किए हैं कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये चीजें लागू, जिसमें ओपीएस स्कीम जो है उसको लागू करने की बात आपने कही है। बिल्कुल। बल्कि बीजेपी सरकार हमेशा से कहती रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं बाद में जाके सरकार पर ही बोझ बढ़ाती है। तो ऐसे में कांग्रेस इस तरह का लॉलीपॉप क्यों दिखाती है? लॉलीपॉप नहीं, ये करके दिखाएंगे। हमने हिमाचल में कर दिया जी, कांग्रेस पार्टी ने जी किया है। राजस्थान में किया था, वो तो फिर गवर्नमेंट बदल गई, वहाँ पे वो रह गया। और जहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ किया हमने, हरियाणा में भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी का फैसला है ये। सर मैं जानना चाहती हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन एनपीएस जो है, इसमें से ओल्ड पेंशन स्कीम की जो जनता की भी डिमांड है, और हिमाचल में जैसे कि आपने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने लागू किया भी है वहाँ पे, इसको लागू करने के पीछे और बीजेपी का ओपीएस का विरोध करने के पीछे आपको रीजन क्या दिखाई देता है? रीजन कुछ नहीं, मतलब एक बात है, ये जब बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी जी की सरकार थी, हाँ, तो वहाँ से ये प्रपोजल आई थी, हमने भी अडॉप्ट की उस टाइम स्टेटों ने सोच के। अच्छा, कि शायद कर्मचारियों के हित की होगी, लेकिन अब आपने देखा सारे जो कर्मचारियों के ये अहित की है। तो जो कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है सरकार में, उसके अहित का काम क्यों करेंगे? जो स्टेक होल्डर्स है उनकी सलाह से काम करेंगे। हर जगह से मांग आ रही कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। ठीक है सर, आपने प्रेस वार्ता के दौरान पोर्टल सरकार इस मुद्दे पर भी काफ़ी कहा, और कहा आपने कि जैसे प्रदेश कांग्रेस हमेशा से ही कहती रही है कि पोर्टल वाली सरकार है, यानी हर चीज़ को पोर्टल पे डाल दिया जाता है, और पोर्टल कहीं ना कहीं कभी हैंग हो जाता है, कोई और समस्या जनता समझ नहीं पाती है, जो ग्रामीण जनता है वो कहीं ना कहीं उतनी अवेयर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इन पोर्टल्स को चलाने के पीछे, या इन पोर्टल्स को चलाना हरियाणा सरकार का ये डिसीजन आपको कितना वो लगता है? देखिए, मैं कोई पोर्टल के खिलाफ नहीं हूँ, हमने ही डिजिटाइजेशन शुरू कर दी बिजली के बिल देने। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो ये लेके आए हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हाँ, परिवार पहचान पत्र, बहुत सारी हैं, प्रॉपर्टी आईडी, सब भ्रष्टाचार का परेशान है लोग। अच्छा। और पोर्टल चलते नहीं, कभी चलते नहीं, इस वास्ते जो जनहित के पोर्टल नहीं है उनको हम अच्छा, मतलब सारे नहीं वो करेंगे, लेकिन जो जरूरी है उनको, जो जन विरोधी है, जो जनता को, अब इतना भ्रष्टाचार वहाँ फैला, अब ये कह रहे हैं हम ये समाधान निकालेंगे, समस्या सुनेंगे। अब ये कह रहे हैं, पहले क्या करते रहेंगे, अब चुनाव आ गया तो दिख गया, तो इनका कोई मतलब नहीं है। जी। ये जो जितने भी जन विरोधी पोर्टल हैं उनको हम बंद करेंगे। जी। और सर इस पिछले ये मतलब लगातार
इतने सालों से जो सरकार चल रही है उसमें तमाम तरह के घोटाले, खास तौर पर पेपर लीक के घोटाले, चाहे वो सेंट्रल की तरफ से यानी केंद्र की तरफ से भी देखें या प्रदेश में भी देखें या विभिन्न बीजेपी के प्रदेशों में देखें, तो ये जो पेपर लीक के जो घोटाले के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि सरकार इन चीज़ों को रोकने में नाकाम साबित हुई है? हालांकि मैं आपको बताऊं, कल राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात उठाई और कहा कि पेपर लीक को लेकर सरकार बहुत गंभीर है और जल्द ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, तो अब नीट के मामले में जी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन यहाँ तो पेपर लीक का मामला हो गया, कई साल पहले हुआ, जी, आपने बिल्कुल। उठाया, हाँ। इन्होंने कहा हम एजेंसी से इंक्वायरी करेंगे, एसआईटी बिठाएंगे, आज तक कुछ कोई नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? कोई नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, क्यों नहीं? ये पेपर लीक भी एक भ्रष्टाचार का एक रास्ता था। और साथ में किसान अगर कहें, मजदूर कहें, उनमें जो कहीं ना कहीं रोष है, और खासतौर पर किसानों की अगर बात करूं, क्योंकि फरवरी से अभी भी शंभू बॉर्डर पे, हालांकि वो पंजाब के किसान हैं कहा जाता है, लेकिन हरियाणा के किसान भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं और प्रदेश सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसानों का मूड जो है या किसानों का गुस्सा जो है, क्या ये प्रदेश बीजेपी पर भारी पड़ सकता है विधानसभा चुनाव? किसान परेशान है, परेशान, चाहे किसान हरियाणा का हो, चाहे किसान पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो, उनकी एक मांग है कि एमएसपी की गारंटी जो है वो कानूनी उसकी शक्ल दी जाए। मैंने भी कहा था, आपको याद होगा, लेकिन सर मेरी बात सुनिए आप, जब ये शुरू में लाए थे 3 ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर के बारे में, जिसका विरोध रहा 1 साल तक, उसमें आपको याद होगा मैंने एक लिखा था कि भाई 3 ये ले आए, चौथा और ले आए तो हमारे कोई एतराज नहीं। अच्छा। कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदे उसके जो है कानूनी सजा होगी। एमएसपी लीगल गारंटी ले आए, वो लेके नहीं आए। सरकार तो कह रही है कि एमएसपी दे रही है, कुछ मतलब कई फसलों पर एमएसपी जा रही है। तो ग्राउंड पे जाओ ना, आप पता लगता है आपको। हाँ। कहाँ ग्राउंड की एमएसपी के लिए करते हैं। और एमएसपी तय करने का जो फार्मूला है, हाँ। हमारी रिकमेंडेशन ये थी, हाँ। जो वर्किंग ग्रुप की बना था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, उस टाइम मैं चेयरमैन था उसका, उस टाइम मेरी रिकमेंडेशन की थी कि जो एमएसपी का जो फार्मूला है वो स्वामीनाथन जो दिया C2 फार्मूला, उसको वो एमएसपी तय होना चाहिए, लागत से 50% ज्यादा, जब ही सस्टेनेबल होगा। अब वो तो इन्होंने किया नहीं, लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घट गई, किसान परेशान है। जी जी सर, गन्ने का भाव देखो हमारे समय में कितना बढ़ा, इन्होंने कितना बढ़ाया। तो हर किसान हर जो भी पैदा करता है, चाहे धान पैदा करता हो, चाहे गन्ना पैदा करता हो, गेहूं पैदा, परेशान है। सर, प्रदेश कांग्रेस का संगठन सुनने में आ रहा है कि अगले महीने तक बन जाएगा, क्या ये बात सही है या जल्दी बनने वाला है? क्योंकि इलेक्शन तो सामने है। काफी कुछ तो ढांचा बना हुआ है, पीसीसी के मेंबर बन चुके, AICC के मेंबर बन चुके, अब ये बन जाएंगे। जी, विधानसभा चुनावों पर थोड़ी सी बात करते हैं। किस तरह के मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनावों में प्रदेश कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है, या आप लोगों ने, जैसे हमारे पास खबरें भी आई हैं कि कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं आपकी अध्यक्षता में, तो किस तरह के मुद्दे हैं? जैसे कि सरकार की विफलताएं जितनी है, जो प्रदेश नौकरी देने में नंबर 1 हो, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो ये जो बिजली का इन्होंने कहा, कोई भी विकास कार्य नहीं कहा, शिक्षा का है, मतलब ऐसा प्रदेश में ऐसे हालात कर दिया, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में आओ कर्मचारी नहीं, क्योंकि 2 लाख जो हैं जो आपकी नौकरियां, पक्की नौकरियां खाली पड़ी हैं। ये रोजगार निगम लगा रखा है, मतलब बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था तमाम जो लगा रखा है, आपका कौशल रोजगार निगम। जी। भ्रष्टाचार का अड्डा है। ना तो वहाँ मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना वो मतलब कोई ऐसा पक्की नौकरी है, ना किसी की पेंशन है। जब मर्जी, हमने जब हमारी सरकार थी, हमने फैसला किया था भाई ये जो है ठेकेदारी सिस्टम बंद करें, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस। ये सरकार खुद ठेकेदार बन रही है, पिक एंड चूज कर रही है। सर, दुष्यंत चौटाला, जैसे आपने प्रेस वार्ता के दौरान भी आपसे पूछा गया था, मैं भी आपसे यही सवाल पूछूंगी कि दुष्यंत चौटाला ने जैसे कहा है कि विधानसभा चुनावों में अगर
कांग्रेस से चाहे तो उनके साथ, तो क्या ऐसा कुछ होने की संभावना आगे दिख रही है? मतलब कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनावों में जेजेपी के साथ कांग्रेस का ऐसा कुछ हो नहीं, सकता है? कांग्रेस खुद में सक्षम है। सक्षम है हाँ। किसी तरह का? अच्छा। अब देखे ना, पिछली बार हाँ। 19 में 79 जी 79 उसमें असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड किया था, हाँ 10 में कांग्रेस ने किया था, जी 1 में जेजेपी ने किया था। जी। अब देखो क्या स्थिति है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए, जो 10 में हमने लीड किया था, हमारी 31 सीट आई, जो उनकी 79 में कर रहे थे उनके करके 40 हो गई। ये है, जी तो जी जी साफ संकेत आए हुए हैं। जी जी। तो क्या आपको इस बार विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि इस बार बीजेपी का सफाया होने वाला है, प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस की वापसी भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है? सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, मुझे पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन किरण चौधरी खास तौर पर प्रदेश कांग्रेस में परिवारवाद का आरोप लगा रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? परिवारवाद का आरोप लगा रही हैं। कुमारी शैलजा भी लगा चुकी हैं। वो किस नाम से वोट मांग रही है भाई? परिवारवाद क्या? देखिए, कोई भी हो, इसमें कोई भी हाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलती जी है। जी। अब मतलब मेरा दादा पॉलिटिक्स में था, मेरे पिताजी थे, हाँ तो मैंने अगर मेरी काबिलियत होगी तो मैं करूँगा, जो काबिल होगा वो आगे जाएगा। हाँ ईर्ष्या की बातें हैं। जी 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 जी। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से प्रदेश कांग्रेस में अब तक जो नुकसान हुआ है, ये जो आपसी कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ? कांग्रेस नतीजे देखे हमने। हाँ लोकसभा फिर चुनाव का नुकसान नतीजा- कैसे कह सकते हैं आप? जी जी जी। कांग्रेस तो मजबूत हुई है और हो जाएगी। और विधानसभा चुनावों में और बेहतर तरीके से कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें टाइम देने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने पीटीसी न्यूज़ के तमाम सवालों के बेबाक और बिल्कुल सटीक जवाब दिए। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।